हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया के दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे। और कोशिश है कि अगर मेरे पास एक दो क्वेश्चन पेपर और पड़ा होगा तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, तो प्लीज़ इन सभी क्वेश्चंस को आप देख लेना ताकि कॉमन अंडरस्टैंडिंग आप बना सकें कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। और कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कोई भी अगर व्यक्ति बना रहा है तो वो बिना पिछले या लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको देखे बिना नहीं बना सकता। अगर कोई भी आपको कह रहा है कि ये 10 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या ये पिछले लास्ट ईयर्स आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पेपर्स इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप खुद ही समझ सकें कि कौन सा क्वेश्चन पेपर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, अभी बस क्वेश्चन आप देख लीजिए, बाद में मैं कंक्लूजन आपको दे दूंगा। तो डिस्कस द रोल ऑफ द स्टेट इन द डेवलपमेंट प्रोसेस इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। समकालीन भारत विकास प्रक्रिया में राज्य की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको भारत में जो डेवलपमेंट हो रहा था आज़ादी के तुरंत बाद से ही अभी तक, उसमें राज्य की क्या भूमिका रही है। भाई, राज्य की बहुत बड़ी भूमिका रही है। राज्य ने शुरू में ही सारे उद्योगों को अपने हाथ में रख लिया था, बहुत बड़ी भूमिका रही है। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें डिस्कस द नेचर ऑफ रिफॉर्म्स सिंस द 1990s, हाउ हैज़ इट इम्पैक्टेड द इकोनॉमी। 90 के दशक से प्राप्त सुधार प्रक्रिया की प्रवृत्ति का वर्णन कीजिए, अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। अब 90 के दशक में 1990 के बाद भारत ने 1991 में भारत ने नई आर्थिक नीति को अपनाया था। तो अब उसका क्या प्रभाव पड़ा, भारत में उसका क्या प्रभाव पड़ा, भारत की अर्थव्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, या फिर जो 1991 की जो नई आर्थिक नीति थी वो क्या थी, ये सारी बातें आपको इसमें लिखनी हैं। एग्रीकल्चरल सेक्टर हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय कैपिटलिज्म विच नीड्स मोर investments and technology. What has been its impact on small farmers? पूंजीवाद ने कृषि क्षेत्र को प्रभावित किया है, जिसमें अधिक निवेश तथा तकनीकी की आवश्यकता है। इसका छोटे किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिए दोस्तों, अब एग्रीकल्चरल को पूंजीवादी व्यवस्था से जोड़ दिया गया है। आजकल पहले क्या था, जो बीज वगैरह थी वो सरकार प्रोवाइड करा रही थी, अब बीज मतलब खुद खरीदना पड़ता है किसानों को। तो बहुत सारी चीज़ें, खाद वगैरह खुद खरीदनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो प्राइवेट हो चुकी हैं। तो पूंजीवाद का क्या प्रभाव पड़ा है, हम देख रहे हैं कि अब इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो छोटे किसानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है भाई, आत्महत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं, ये सारे प्रभाव पड़े हैं। ये सारी बातें आपको इसमें लिखनी होंगी। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है क्रिटिकली एनालाइज द पॉलिसी ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ यानी सेज इन इंडिया। भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अब भारत में कुछ विशेष आर्थिक क्षेत्र, अब सरकार क्या करती है कि उद्योगों को बढ़ावा देना चाहती है ताकि एक विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया जा सके जहाँ पर बहुत ज़्यादा रोजगार पैदा हो, कंपनियां आएँ, इन्वेस्टमेंट बढ़े। तो ऐसा क्षेत्र बनाने की कोशिश करती है। तो इसके लिए सरकार नीतियाँ बनाती है। तो उसकी आपको यहाँ पर आलोचनात्मक यानी कि सही और गलत दोनों ही तरीके से आपको यहाँ पर उसका वर्णन करना है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैज़ अफेक्टेड द वीकर सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी द मोस्ट। डिस्कस। आर्थिक विकास की प्रक्रिया ने समाज के कमजोरतम समूहों को सर्वाधिक प्रभावित किया है, विवेचन कीजिए। देखो, अब 1991 के बाद से आर्थिक रिफॉर्म्स हुए। 1991 में भारत ने नई आर्थिक नीति अपनाई थी, जिसके कारण आर्थिक सुधार किया गया भारत में। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि देखो, आर्थिक सुधार हुआ तो उसके कारण जो कमज़ोर वर्ग था, जिसे समाजवाद की ज़रूरत थी, उसको किस तरह से इन आर्थिक सुधारों ने प्रभावित किया है। साफ है, आर्थिक सुधारों से पूंजीवाद कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिला है, तो उससे जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको क्या नुकसान देखना पड़ रहा है, ये सारी बातें आपको इसमें करनी हैं। वीडियोस बनाई गई हैं, आप देख लेंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। राइट एन एसे इधर ऑन द ट्राइबल और पीसेंट मूवमेंट इन इंडिया। अब भारत में जनजाति अथवा किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, भारत में जनजाति अथवा, अथवा का मतलब हो गया कि भाई दोनों में से एक करना है।
जनजाति पर कर लो या किसान आंदोलन पर कर लो। सामाजिक आंदोलन का टॉपिक पढ़ाया था ना, तो उसमें जनजातीय आंदोलन या किसान आंदोलन। किसान आंदोलन एक चीज़ याद रखना, जो थोड़ा करंट में होता है वो सारा किसान आंदोलन को भी थोड़ा बहुत डाल देना अपने आंसर में। और हाँ, एक बार मेरे हिसाब से तो मेरा मतलब है कि ट्राइबल या पीसेंट मूवमेंट, यानी दोनों में से आपको एक ही लिखना होगा। और या अथवा का मतलब होता है कोई एक। फिर भी एक बार आप अपने टीचर से डिस्कस कर लेना अगर एग्ज़ाम में आ गया क्वेश्चन तो, बट मेरे हिसाब से मतलब एक ही है। 7th क्वेश्चन है, नक्सलिज्म हैज़ अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन मैनी स्टेट्स इन इंडिया, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इट्स एमरजेंस एंड हाउ इट कैन बी टैकल्ड। नक्सलवाद भारत के कई राज्यों में महत्वपूर्ण रूप में विद्यमान है, इसके उदय के क्या कारण हैं तथा इसे निपटने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। नक्सलवाद आप जानते ही हैं, जो लोग असंतोष भरा है सरकार के प्रति जिन लोगों में, वो नक्सलवादी मतलब राज्य को नुकसान भी पहुंचाते हैं, तो उन्हें नक्सलवादी कहा जाता है। हालांकि ये आतंकवादी से अलग हैं, ये देश के अंदर के लोग होते हैं जो देश की सरकार को मतलब सरकार को का नुकसान करके गरीब लोगों की भलाई के लिए कार्य करने की कोशिश करते हैं। तो नक्सलवाद भारत में फैला है काफ़ी हद तक। पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार में था पहला, बिहार में कम है बट तो काफ़ी राज्यों में है। तो भारत में इसकी क्या भूमिका रही है, किस तरह भारत में नक्सलवाद फैला है, इसके उदय के क्या कारण हैं, ये सारी बातें आपको इसमें करनी हैं। आपने 12th में नक्सलवाद के बारे में पढ़ा होगा तो उसको रिमाइंड कीजिए, वो सारी बातें आप इसमें लिख सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल होगा। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, ग्रीन रिवॉल्यूशन या अनऑर्गेनाइज्ड जो असंगठित लेबर होते हैं, इनमें से किसी एक और नीति आयोग द BPO, इन चारों में से किन्हीं दो पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। कोई भी दो हो सकता है, हरित क्रांति पर लिख लीजिए या भारत में असंगठित श्रमिकों पर या फिर नीति आयोग पर। इन चारों में से किसी भी दो पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना होता है, तो लिख देंगे, इजी है। अब दूसरा क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अभी बस मैं आपको एक नॉर्मली क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, बाकी जैसे जैसे आपका पेपर वाला दिन होगा तो कोशिश रहेगी कि आपको और बेटर तरीके से समझा पाऊँ कि किस में कौन सा आंसर लिखना है, बट फिर भी आप एक आइडिया लगा लीजिए खुद थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज नेहरूज प्लान्ड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज इन द पोस्ट कॉलोनियल इंडिया। उत्तर औपनिवेशिक भारत में नेहरू के नियोजित विकास रणनीतियों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अब जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो नेहरू का विज़न था या पूरे देश में यही विचार बन रहा था कि प्लानिंग के साथ देश का विकास किया जाए, नियोजित अर्थव्यवस्था के आधार पर देश का विकास हो। तो इसका आपको ये जो विचार था प्लान का, इसको आपको क्रिटिकली इमेजिन करना है, क्रिटिकली बताना है, नॉट इमेजिन। आपको बताना है कि कहाँ तक ये सही था, कहाँ तक इसमें गलतियाँ थी, ये सारी बातें। सेकंड क्वेश्चन है, इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ द 90s ऑन द अनऑथोराइज्ड लेबर सेक्टर इन इंडिया। 1990 के दशक में शुरू हुए आर्थिक सुधारों का असंगठित श्रम क्षेत्र पर प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। वही क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। 1990 का जो दशक था उस समय नई आर्थिक नीति को अपनाया गया था, जिसमें वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की नीति को अपनाया गया था। LPG की नीति भी इसे हम कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अपनाया गया था। अब इसका असंगठित क्षेत्र, असंगठित समझ रहे हैं, जो एक निम्न क्षेत्र होता है जहाँ पर लोगों की सैलरीज वगैरह डिसाइडेड नहीं होती, जहाँ पर लोगों को पेंशन नहीं मिलती, जैसे रेडी पटरी वाले हो गए या लेबर्स वगैरह हो गए जो ऑथोराइज्ड नहीं हैं, जिन्हें कभी भी काम से निकाला जा सकता है, या वो अपना काम कर रहे हैं अलग, कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे। ये असंगठित क्षेत्र है, जो गरीब क्षेत्र भी कह सकते हैं इसे आप। तो इन पर क्या प्रभाव पड़ा है भाई? प्राइवेटाइजेशन हुआ है तो असंगठित क्षेत्र बढ़ा है। तीसरा क्वेश्चन है, इवेल्युएट द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द न्यू मिडिल क्लास इन इंडिया। भारत में नव मध्यम वर्ग की प्रमुख विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए। अब मध्यम वर्ग के बारे में आपको इसमें बताना है, उसकी विशेषताओं को। नया मध्य वर्ग जो 1990 के बाद दिखाई दिया, उसको आपको यहाँ पर बताना है कि क्या विशेषताएं हैं उसकी। अब भाई वो उपभोक्ता के रूप में सामने आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ रही है क्रय करने की, खरीदने की।
तो यहाँ पे आपको उसको बताना है, बट डायरेक्ट नहीं बताओगे आप नव मध्यम वर्ग, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताओगे, आज़ादी के टाइम का भी बताओगे कि उस समय कैसा था मध्यम वर्ग, सारी बातें आपको करनी है, तभी तो 5-6 पेज का आंसर बनेगा। 4 क्वेश्चन है, एन्यूमरेट द मेजर accomplishment and shortcomings of the green revolution in India। भारत में हरित क्रांति की उपलब्धियों और खामियों की चर्चा कीजिए। अब भारत में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था उसकी क्या उपलब्धियां थी, वीडियो बिल्कुल एग्जैक्ट टॉपिक पर बनी है, क्या उपलब्धियां थी, क्या सकारात्मक प्रभाव थे, क्या नकारात्मक प्रभाव थे, ये सारी बातें आपको इसमें करनी है। नेगेटिव इम्पैक्ट्स, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, क्या कमियां रह गई। कमियां ये हो गई कि अब जो बीज थे उन्हें ख़रीदना पड़ा किसानों को, अब सिंचाई ज़्यादा चाहिए, भाई पानी ज़्यादा चाहिए उन फसलों को, अब उनको पहले केमिकल की खाद की ज़रूरत नहीं थी, अब उन्हें फर्टिलाइज़र्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, ये सारी कमियां भी थी। क्वेश्चन 5 है, डिस्कस हाउ माओइस्ट मूवमेंट पोज एन इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट इन इंडिया, व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय द स्टेट टू टैकल दिस चैलेंज। अब जो माओवादी आंदोलन थे उन्होंने किस प्रकार से भारत में आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न किया है, इसकी विवेचना कीजिए। इस चुनौती के हल के लिए राज्य ने क्या कदम उठाए। तो माओवादी जो आंदोलन चल रहे थे भारत में, उसकी बात इसमें कही गई है, उसको किस तरह से टैकल डाउन, मतलब भारत की सरकार ने संभाला, इस चुनौतियों का सामना किस तरह से किया, ये सारी बातें आपको इसमें करनी है। अब हो सकता है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ना आए, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है ये क्वेश्चन मुझे, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये उतना ज़्यादा नहीं लग नहीं रहा कि आना चाहिए ये क्वेश्चन। बाकी कोई नहीं, जो क्वेश्चन हार्ड होंगे उन्हें आप छोड़ सकते हैं, 4 ही क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन 6 है, डिस्कस द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सिविल लिबर्टीज मूवमेंट इन रिजॉर्टिंग डेमोक्रेटिक राइट्स इन इंडिया। भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों को पुनर्स्थापित करने में नागरिक स्वतंत्रता आंदोलनों के प्रमुख योगदान का विवेचन कीजिए। लोकतांत्रिक अधिकारों को पुनर्स्थापित करने में नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन। अब भारत में बहुत सारे नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन चलाए जाते हैं, अधिकारों के लिए आंदोलन चलाए जाते हैं, मतलब संविधान में तो अधिकार दिए ही गए हैं, उन अधिकारों की रक्षा के लिए कई बार आंदोलन चलाए जाते हैं, नागरिक आंदोलन। तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें डिस्कस करनी है। 7th क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट द शिफ्ट्स इन ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज ऑफ वुमेन मूवमेंट्स इन इंडिया। भारत में महिला आंदोलनों के उद्देश्यों एवं राजनीतिक रणनीतियों में हुए बदलाव की विवेचना कीजिए। अब यहाँ पे आपको महिला आंदोलनों के उद्देश्यों और राजनीतिक रणनीतियों में बदलाव के बारे में बात करनी है। पहले आप बात करेंगे महिला आंदोलन की, शुरू से लंबे समय से बात होगी, ठीक है, ऐतिहासिक रूप से बात करेंगे, महिला कैसे किस तरह से जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम था उसमें शामिल थी, फिर धीरे धीरे वो अपने अधिकारों के लिए सामने आई, फिर आजकल हम देखते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध जो इतने सारे क्राइम हो रहे हैं उसके खिलाफ महिलाएं एकजुट हो रही हैं। डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह के विरुद्ध सरकार ने कई सारे कदम उठाने के लिए महिला आयोग का गठन किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो उन सभी का आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। वो सब महिला आंदोलन के दबाव में ही सरकार ये कदम उठा रही है। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना होता है। इसमें आपको 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है। किसान आत्महत्या की जो घटनाएं आ रही हैं सामने, उस पर शॉर्ट नोट लिखना है। इसमें आप ये सारी बातें डाल सकते हैं कि पूंजीवाद ने किस तरह से भारतीय कृषि को प्रभावित किया, ये भी सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, किस तरह से भारत सरकार नीतियाँ बना रही है इसके लिए, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं इसमें। कृषक आंदोलन, पीसेंट मूवमेंट्स क्या है, इसमें आप लिखना है आपको। जनजातीय आंदोलनों के बारे में इसमें लिखना है आपको। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर देख लिया। एक कंक्लूजन अगर मैं आपको दूं तो देखिए, इसमें से कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो हार्ड हों आपके लिए, थोड़ा समझ से बाहर हों, बट फिर भी अगर आप मेरी सारी वीडियोस को देख लेते हैं तो मैं इतना श्योर हूँ कि आप 4 क्वेश्चन ईजिली कर देंगे। आपको 4 क्वेश्चन ऐसे मिल ही जाएंगे अपने एग्ज़ाम में जो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ईजी हैं, इसमें मुझे क्या लिखना है, ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आ जाएंगी, ये आप सोचेंगे। तो यकीन मानिए जो वीडियोस बनी हैं इन सभी सब्जेक्ट पर, इन सभी क्वेश्चंस पर, वो आप अगर देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा। और जो क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है उसको लीव कीजिए, उसको छोड़िए। और अगर आपके पास अभी समय है तो आप उस पर ध्यान दे सकते हैं, आप उसको और अच्छे से करने के लिए अभी तैयारी कर सकते हैं। अभी आपके पास वैसे टाइम है, आप सोच भी सकते हैं।
तो फ्रेंड्स आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं क्लियर तो मैं लास्ट में एक वीडियो बना दूंगा, आपका जब एग्ज़ाम होगा तो उस टाइम पे भी आपको काफ़ी अच्छे से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स फ़िलहाल आज की इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।